नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है और जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के नाहन और ऊना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी समेत बिजनेसमैन अडानी और अंबानी पर भी जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल ने कहा कि भाजपा करोड़ों रुपए देकर सरकारों को चोरी कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में भाजपा ऐसा नहीं कर पाएगी। सभी भ्रष्ट लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं। राहुल ने कहा कि सारा देश जानता है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचारी है। राहुल ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घोटाला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम अवैध है। राहुल ने कहा कि मोदी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान अग्निवीर योजना को बंद करने की बात कही, साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने की भी बात कही। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या वजह है कि बार बार राहुल गांधी एक ही बात को कहीं भी जाते हैं तो रिपीट करते हैं? अडानी, अंबानी, अग्निवीर योजना, किसानों का कर्ज माफ, कोई और मुद्दा नहीं है क्या? देखिए, राहुल गांधी एक ही बात को रिपीट करते हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो यही हो सकती है कि उनके पास कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि राहुल गांधी ये समझ नहीं पाते कि हर जगह की राजनीति और मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर लोगों को कनेक्ट करना है तो उन जगहों के स्थानीय मुद्दे को भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दे उठाएंगे तो ऐसे में स्थानीय मुद्दों के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क में रहना पड़ेगा, ज़मीनी हकीकत समझना पड़ेगा, वैसे लोगों की टीम बनानी होगी जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। बिहार जाते हैं तो बिहार की बात करते हैं, उसमें से राष्ट्रीय मुद्दे साथ में लेकर जाते हैं कि बिहार कंसंट्रेट हो, और साथ ही चूंकि बिहार के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं तो वहां पर उनको ये भी पता हो कि हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए, देश किस दिशा में चलेगा। लेकिन राहुल गांधी को इन बातों से लेना देना नहीं है। वो घिसा पीटा वही डायलॉग बोलते हैं जो उनके पूर्वजों ने कुकर्म किए हैं। एक तरह से जो तरीके अपनाए हैं इन लोगों ने, जैसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की कोशिश पीएम मोदी कर रहे हैं। ये 10 सालों में संविधान में जितने संशोधन हुए वो बदलाव की श्रेणी में आता है। बदलाव किसे कहते हैं? जो संविधान के मूल भावना को खत्म करने की कोशिश करें। और अगर राहुल गांधी को इतिहास पता हो तो इसके बारे में उनको थोड़ी जानकारी तो होगी, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं कि हम तो जन्म से इस सिस्टम को जानते हैं। हमारी दादी जो थी प्रधानमंत्री थी, हम उस समय भी इस सिस्टम को देखते थे। ये अर्जुन की तरह ये जो जिस तरीके से बचपन से ही इन सारी बातों के जानकारी के बारे में लोगों को कहते हैं, उससे तो ये इनको पता होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी ने संविधान में सबसे खतरनाक संशोधन किया, जो देश इस भावना से ग्रसित नहीं था कि यहां सेकुलरिज्म है या फिर एक धर्म विशेष यानी कि सनातन धर्म का एक बहुमत वर्चस्व है, इस भावना से नहीं था। ये यहां पर संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि ये देश तो सनातन परंपराओं का है और सनातन परंपराएं ही अपने आप में इतनी डेमोक्रेटिक है कि इसके अंदर की जो बातें देख ले कि सनातन धर्म के अंदर अगर अलग अलग कल्ट है, अलग अलग विचार है, अलग अलग विश्वास है, तो उन सबको सामंजस्य किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। चाहे शैव हों या शाक्त हों, माँ दुर्गा की उपासना करो या भगवान राम की उपासना करो, सब लोग एक दूसरे के साथ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी के परिवार में इस भावना को कैसे मोड़ा गया? इंदिरा गांधी ने क्यों सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द जोड़ा प्रियम्बल के अंदर? इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही थी कि उस समय तक आते आते ये जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी वो इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने यह बताया कि ये पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म
शब्द जोड़ना जरूरी है ताकि यहां पर रहने वाले मुसलमानों को ये लग सके कि ये सनातन धर्म का देश नहीं है, ये सेकुलर देश है, ये पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन जहां तक पंथ निरपेक्षता की बात है, सेकुलरिज्म की बात है, उसे भी इन लोगों ने गलत तरीके से परिभाषित किया। जो सेकुलरिज्म की बात होती है, सेकुलर शब्द जहां से आया वहां पर सेकुलरिज्म का मतलब है कि एक धर्म के अंदर अलग अलग फेथ, विश्वासों के बीच सामंजस्य तैयार करना, जो क्रिश्चियनिटी की देन थी। क्रिश्चियनिटी में जिस तरीके से एंग्लिकन चर्च, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ये सारे अलग अलग कल्ट बन चुके थे और विश्वास अलग अलग थी, इन लोगों के बीच भी काफी युद्ध हुए, तनाव हुए। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिकों के बीच भी कई युद्ध हुए और दोनों के बीच इस तरीके से तनाव होता था कि ये अपने आप में कभी कभी विश्वास डगमगा जाता था कि हम सब लोग क्रिश्चियन हैं, हम सब लोग ईसा मसीह को मानते हैं। तो इन लोगों ने एक नई धारणा, एक अवधारणा तैयार की कि हम आखिरकार मानते तो क्रिश्चियनिटी को है, तो इसलिए इन सब अलग अलग विश्वासों के बीच भी एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जिसमें सत्ता अगर किसी के हाथों में हो, चाहे कैथोलिक परंपरा का हो या फिर ऑर्थोडॉक्स हो, ये सारे परंपराओं में से किसी के पास भी अगर सत्ता है तो वो दूसरे का भी ख्याल रखे। ये किसी इस्लाम के लिए नहीं था, किसी हिंदू धर्म के लिए यूरोप में नहीं था ये शब्द, लेकिन हिंदुस्तान में जो पंथ निरपेक्षता आया वो धर्म निरपेक्षता में तब्दील हो गया। ये वामपंथी इतिहासकारों ने, इन लोगों ने, इंटेलेक्चुअल क्लास ने क्या करना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष यानी किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। ये कैसे संभव है? राष्ट्र बिना धर्म के हो ही नहीं सकता, उसका अस्तित्व धर्म से जुड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान जैसा देश जहां पर ये जो राष्ट्र की अवधारणा ही धर्म से जन्म लेती है, जहां धर्म में ही राष्ट्र की अवधारणा है, आर्यावर्ते, जम्बूद्वीपे, ये जो अवधारणा ही है राष्ट्र की वो धर्म के आधार पर है, उसे इन लोगों ने पंथ निरपेक्ष के बाद धर्म निरपेक्ष बनाना शुरू कर दिया। ये संविधान की मूल भावना, जो शुरुआती दौर में संविधान लिखने वालों ने ये माना था कि हिंदुस्तान सनातन परंपराओं का देश है, दूसरे धर्म की सुरक्षा करना, दूसरे धर्म के खिलाफ न जाना, शासन जो है, सरकार जो है, वो किसी धर्म के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, उसकी उपेक्षा नहीं करेगी, लेकिन राष्ट्र का धर्म तो सनातन ही होगा। उस मूल भावना के साथ इनकी दादी ने खिलवाड़ किया और सेकुलरिज्म जैसा शब्द ले आए। फिर उसके बाद हम जिस विचारधारा की बात करते थे, ये समाजवादी, ये वामपंथी, ये दक्षिणपंथी, हम इस पंथ के ऊपर नहीं निर्भर थे, हमारा अपना पंथ था जो हम संस्कृति लेकर विरासत से चले थे। उस विरासत वाली संस्कृति के आधार पर हमारी विचारधारा थी जो कि सरकार उससे प्रभावित होगी, सरकार किसी दूसरे के उधार ली हुई विचारधारा से प्रभावित नहीं होगी, उसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया। तो ये तो संविधान के साथ खिलवाड़ इन लोगों ने किया। आज इतने सालों में पीएम मोदी ने जो किया, आर्टिकल 370 को खत्म किया, जम्मू कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट जो पहले से कागजी तरीके से माना जाता था, पूरी तरीके से बना दिया, क्योंकि वहां पर दो संविधान की बात नहीं हो सकती, दो झंडे नहीं हो सकते, वहां विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह पीएम मोदी ने किया। क्या यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? क्या संविधान खत्म हो रहा है? इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश की है, उसी में राहुल गांधी खुद घिरते जा रहे हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, लोगों के जिहन में, जिन लोगों में थोड़ी समझदारी, थोड़ी अक्ल है, थोड़ी जानकारी है, वो सबके जिहन में वही बात आता है कि इनकी दादी ने तो आपातकाल लागू किया था। ये संविधान का बड़ा दुरुपयोग था, क्योंकि संविधान में तो वो आपातकालीन व्यवस्था बनाई गई थी जिसको इन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब इनकी सरकार जाने वाली थी, ये जेल जाने वाली थी, तो उस समय इन्होंने आपातकाल लगा दिया और लोगों को भेड़ बकरियों की तरह पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा, जो इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आज राहुल गांधी घूम घूम कर प्रोपेगेंडा पैदा करता है, फैलाता है कि संविधान की सुरक्षा के लिए हमें सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश में जाकर जो इन लोगों ने बोला है कि ये भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में जा रहे हैं,
तो इतने सालों तक तुम्हारे साथ थे तो वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। हिमाचल के लोग जानते हैं इस बात को और कांग्रेस की औकात समझ चुके हैं। हिमाचल के लोगों में इस बात का भी रिग्रेट है, पछतावा है कि पिछली बार कुछ गलतियां कर दिए। विधानसभा चुनाव में ऐसे कांग्रेस को बड़ी बहुमत नहीं मिली थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 0.9% के वोट का अंतर था, यानी कि 1% से भी कम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को पसंद किया था। लेकिन उन लोगों के बीच भी इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से सत्ता से बेदखल कर ये चोर लुटेरे को, एक गैंग को हमने इनवाइट कर लिया, ये हमारी गलती थी। और 4 लोकसभा की सीटें वहां है, उनमें से एक भी ये कांग्रेस वाले को नहीं मिल रहा है। जिस सीट पर ये प्रचार करने जाते हैं, जो इनके बगल में बैठी हुई प्रतिभा सिंह हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कितने मान मनौवल के बाद फिर विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतरे और मंडी से ये कंगना रनावत के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि वहां देखा जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं। जो ये विपक्षी गठबंधन के लोग, जिनके परिवार वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा ये नहीं कह पाता कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, वो भी इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडी अलायंस के लोग जिसे चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये स्थिति विपक्षी पार्टियों में है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 0 पर इस बार भी आउट होगी और इसलिए राहुल गांधी को तवज्जो नहीं दे रहे। जहां जहां ये रैलियों में जा रहे हैं, पीएम मोदी पर बात करते हैं, 30 मिनट के भाषण में अपना फ्रस्ट्रेशन जो ये निकालते हैं वो सबसे ज्यादा मीडिया के ऊपर निकालते हैं। 15-15 मिनट मीडिया पर बात करते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। भाई मीडिया में तो तुम्हारी चर्चा हो रही है, हर जगह के कवरेज मिल रहा है, जहां रैली करते हो वो कवरेज में मिलता है। यहां तक कि मीडिया वाले तो ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी का कुत्ता बीमार हो जाता है और वो वीडियो बना के डालते हैं और सारे मीडिया वाले उसको दिखाते हैं कि देखो भाई राहुल गांधी का कुत्ता बीमार हो गया है और उसके लिए ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब लोग इनके लिए दुआ मांगो कि जल्दी हमारा कुत्ता ठीक हो जाए, और उसके भी मीडिया वाले तवज्जो देते हैं, वो खबरें चलाते हैं। तो ये यहां तक जो मीडिया इसे सपोर्ट कर रही है उस मीडिया को गलियाते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी खबरें जो चलती है वो लोगों के बीच निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और पीएम मोदी की बातें होती है तो लोगों के अंदर पॉजिटिव आइडिया आता है। तो तुम निगेटिव मानसिकता से चलोगे तो उसके बाद पॉजिटिविटी लोगों के बीच कैसे तुम्हारे प्रति आएगी, यही फ्रस्ट्रेशन का कारण है। और राहुल गांधी इस बीच जो 6 चरण का चुनाव हुआ है, कांग्रेस के जो रिपोर्ट आए हैं उससे इतना घबरा गए हैं कि लगने लगा है कि पिछले बार तो 50 क्रॉस कर चुके थे, इस बार तो 30 से 40 सीटें भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि केरल में भी फंसे हुए हैं, पंजाब में भी फंसे हुए हैं, जो लगभग पिछले बार के 50% के आसपास सीटें दे चुका था। यहां पर 8 सीटें मिली थी पंजाब के अंदर 13 में से, और वहां 16 सीटों पर जीत हुई थी केरल में। तो ये स्थितियां कांग्रेस की है कि अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना राहुल गांधी के नेतृत्व में कर रही है कांग्रेस। इसलिए ये उलूल जुलूल बातें करके किसी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी सबब पर है। इस बीच सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। एक तरफ तो राहुल गांधी के बार बार एक ही बात को रिपीट करने से लग रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की बौखलाहट बता रही है कि 4 जून को क्या होने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।